दोस्तों, हमारी शक्ल सूरत तो पैदा होने से पहले ही तय हो जाती है। सर का साइज, बालों का रंग, स्किन का रंग, नाक नक्शा सब पहले बन जाते हैं। हम प्लास्टिक सर्जरी से इन्हें बदल तो सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमारा कंट्रोल लिमिटेड ही रहता है। लेकिन मेंटल स्किल्स और जिस्मानी सलाहियतों के बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना या मैथ में तेज होना। ये सलाहियतें भी पहले से हमारे पास होती हैं या बाद में सीखी जा सकती हैं? आज के ज़्यादातर साइंसदान यही कहते हैं कि अगर आप म्यूज़िक में पब्लिक परफॉर्मेंस जितने एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ना सिर्फ आपको म्यूज़िक का शौक़ होना चाहिए, बल्कि आपको कई साल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम अपने और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, इसमें हमारा माइंडसेट बहुत अहम है। आसान लफ्ज़ों में, कुछ भी हासिल करना है तो हमारा माइंडसेट हमारे अंदर यकीन पैदा करता है। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, जिनमें एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट है और दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि इंसान में सलाहियतें कुदरती तौर पर होती हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वालों के ख्याल में वो अगर मतलूबा हद तक कोशिश करें और प्रैक्टिस करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो का मौजू भी यही है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट कैसे बनता है और किस माइंडसेट के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के हामी समझते हैं कि टैलेंट ही सबसे बड़ा बादशाह है। इनके ख्याल में इंसान की सलाहियतें पत्थर पर लकीर की तरह पक्की होती हैं और इंसान या तो पैदाइशी तौर पर टैलेंटेड होता है या नालायक। एनरॉन और मैकेंजी जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसी सोच पर चलती हैं। ये ऐसे ग्रेजुएट्स ढूंढती हैं जो इतने टैलेंटेड हों कि कंपनी की तरक्की और परफॉर्मेंस को दिनों में आगे ले जाएं। अब क्योंकि इनके भर्ती किए हुए लोग पहले ही टैलेंटेड होते हैं, इसलिए इन्हें मज़ीद किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इनसे इसकी तवक्का की जाती है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को मुसलसल रिव्यू किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये ग्रेजुएट्स पहले जितने ही टैलेंटेड हैं या इनकी सलाहियतें कम हो गई हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां समझती हैं कि जो एम्प्लॉय पहले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, वो आइंदा भी नहीं कर सकेगा। इसलिए ऐसे लोगों को जल्द फारिग कर दिया जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये भी समझते हैं कि इन्हें सिर्फ वो काम करना चाहिए जिसका उनमें कुदरती टैलेंट है। इनके ख्याल में प्रैक्टिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग खुद को और दूसरों को जज करते रहते हैं। इसलिए इनके जहन में बैठ जाता है कि शायद इन्हें भी जज किया जा रहा है। इस खौफ से वो खुद को हमेशा ज़्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट साबित करने में लगे रहते हैं। इन्हें लगता है कि इनसे कोई गलती हो गई तो इनका सारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा और लोग सारी ज़िंदगी इन्हें नालायक समझते रहेंगे। अपनी अना की तस्कीन के लिए इन्हें हमेशा दूसरों से शाबाश और तारीफ़ सुनने की ज़रूरत रहती है, ताकि जता सकें कि वो इतने ही स्मार्ट हैं जितना इन्हें समझा जाता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे स्कूल में मैथ के मुश्किल सवाल हल करने का चैलेंज खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और घर जाकर भी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। वो समझते हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी मुमकिनात का नाम है। कल वो कितने ज़हीन या स्मार्ट होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी सलाहियतों का आज के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों की तवज्जो ज़्यादा नंबर लेने या दूसरे बच्चों से आगे निकलने पर नहीं होती, बल्कि वो कोशिश करने को ही एंजॉय करते हैं। म्यूज़िक हो या स्पोर्ट्स, राइटिंग हो या ड्राइंग, वो कोशिश करने से नहीं थकते और जानते हैं कि प्रैक्टिस और कभी कभार नाकामी से वो खुद को इम्प्रूव करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर करने के नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। पुराने तरीकों को छोड़कर वो मुसलसल ये सोचते हैं कि अपनी कमियां और कमज़ोरियां कैसे ख़त्म करें। ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को मुसलसल उभारते हैं कि वो भी सीखने का अमल जारी रखें और ख़ुद को पहचानें। खेल में वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। बिजनेस में वो अपने एम्प्लॉयज़ की कदर करते हैं, इनसे मशवरा करते हैं और चाहे जवाब कितना ही सख्त हो, सच सुनना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम्स को रुकावट नहीं, चैलेंज समझते हैं। खुद को बेहतर करने का अमल इनके लिए हमेशा जारी रहता है। क्राइसलर मोटर्स गाड़ियां बनाने वाली 100 साल पुरानी कंपनी थी,
लेकिन एक मौके पर यह कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई। उस वक्त ली लाकोका ने नए सीईओ का चार्ज संभाला। अपने फैसलों और एम्प्लॉयज़ के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से लाकोका ने जल्द ही कंपनी में नई जान डाल दी। लेकिन कुछ अरसे बाद ही उसका रवैया अचानक बदल गया। वो हमेशा अपनी तारीफ़ें करता रहता। उसका फोकस कंपनी की बजाय अपने इमेज बिल्डिंग पर शिफ्ट हो गया। वो मुसलसल यही चाहता था कि लोग उसकी वाह वाह करते रहें। लाकोका फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी था। इसे लगता था कि चीज़ें अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। इस तरह वो ये भी समझता था कि काम की बुनियाद पर लोग इसे विनर या लूज़र समझते हैं। अब क्योंकि वो विनर ही रहना चाहता था, इसलिए हमेशा स्मार्ट, टैलेंटेड और ज़हीन नज़र आने की कोशिश में लगा रहता। दूसरी तरफ लू गस्टनर था, जिसने उस वक्त कंप्यूटर कंपनी IBM का चार्ज संभाला जब ये डूबने वाली थी। कंपनी अपने फिक्स्ड माइंडसेट के बायस कई मसलों में डूबी हुई थी। अफसरों में इख्तलाफ थे, हर कोई अपना फ़ायदा देखने में लगा था। इन हालात के बायस कंपनी कस्टमर्स की ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रही थी। कंपनी का ये कल्चर बदलने के लिए गर्स्टनर ने कंपनी का पूरा ढांचा नए सिरे से खड़ा किया और टीम वर्क पर जोर दिया। अपने साथियों की मदद करने वाले एम्प्लॉयज़ को इनाम दिए गए। इसने खुद को भी अपने वर्कर्स के बराबर रखा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो बहुत से एम्प्लॉयज़ को ज़ाती तौर पर जानने लगा। गर्स्टनर के ग्रोथ माइंडसेट ने कंपनी में ऐसा माहौल बना दिया जिसमें टीम वर्क और डेवलपमेंट सबका मकसद था। कंपनी और मुलाजमीन का फोकस अपनी कामयाबियों से हटकर मुश्तरका कामयाबियों की तरफ हो गया। इसी सोच के बायस गर्स्टनर IBM में तारीखी तब्दीलियां करने में कामयाब हुआ। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वालों के लिए नाकामी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मशहूर गोल्फर सर्गियो गार्सिया की मिसाल देख लें। बुरी फॉर्म से तंग आकर पहले उसने अपने कैडी फारिग कर दिए, फिर एक दिन कहा कि बुरी फॉर्म इसलिए चल रही है कि इसके जूते ठीक नहीं। ये कहकर उसने मैच के दौरान ही गुस्से में आकर जूता उतार फेंका, जो एक तमाशाई को जा लगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते। एक छोटा सा फेलियर उनके लिए ज़िंदगी भर का कलंक बन जाता है और एक नाकामी सारी कामयाबियों पर पानी फेर देती है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए ये लोग झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, किसी से मदद या अपनी गलतियों का जायज़ा नहीं लेते और ना अपनी इस्लाह के लिए प्रैक्टिस करने पर यकीन रखते हैं। इनके ख्याल में वो जैसे हैं परफेक्ट हैं। दुनिया के मशहूर ज़माना बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के करियर में भी ऐसा टाइम आया जब उसकी बास्केट करने की एवरेज गिर गई। इस अरसे में उसने तकरीबन 26 विनिंग शॉट्स मिस किए। लेकिन माइकल जॉर्डन ने दूसरों पर इल्ज़ाम देने की बजाय अपने शॉट्स की दबा कर प्रैक्टिस की। इन्हें इस हद तक परफेक्ट किया कि गेम में उस जैसा कोई नहीं था। माइकल जॉर्डन ग्रोथ माइंडसेट की बेहतरीन मिसाल है। ने अपनी गलतियों का मलबा साथियों पर या कोर्ट पर नहीं डाला, उनका सामना किया, उनको एनालाइज किया, एक्सपर्ट से रहनुमाई ली और पहले से भी ज़्यादा दिल लगाकर प्रैक्टिस की। ये उसका यकीन ही था कि अगर वो मतलूबा हद तक प्रैक्टिस करे तो अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदल सकता है। किस्सा मुख्तसर कि फिक्स्ड माइंडसेट नाकामियों को शिकस्त समझता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में ये अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सिर्फ कोशिश करने से मिलती हैं, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को इन हालात में अपने लिए सिर्फ खतरा नज़र आता है। इन्हें डर रहता है कि किसी काम में जितनी ज़्यादा कोशिश और एनर्जी लगाएंगे, नाकाम होने पर उनके पास बहाने भी इतने कम हो जाएंगे। और फिर इन्हें कुदरती टैलेंट पर अंधा यकीन होता है, यानी इनके ख्याल में पैदाइशी टैलेंटेड लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस सोच के तहत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद को उस वक्त तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक वो अपनी मौजूदा सलाहियतों पर शक न करें। इसलिए वो मुश्किल हालात का सामना ही नहीं करते ताकि लोगों को इन पर हंसने का मौका ना मिले। वायलिनिस्ट नादिया सलैर्नो का रवैया यही था। 10 साल की उम्र में एक्सपर्ट्स इसकी सलाहियतों के मुतरिफ हो चुके थे। 18 साल की उम्र तक वो गलत वायलिन पकड़ती रही, जिससे उसकी उंगलियां अकड़ गईं। वो फेल होने से इतना डरने लगी कि वायलिन ही क्लास में लाना छोड़ दिया। दूसरी तरफ अगर एक्टर क्रिस्टोफर रीव्स का माइंडसेट भी ऐसा ही होता तो एक्सीडेंट के बाद उसकी सारी ज़िंदगी मोहताजी और मफलूजी में गुजर जाती। डॉक्टरों ने इसके बारे में यही कहा था कि वो एक्सीडेंट के नतीजे में सारी ज़िंदगी माजूर ही रहेगा।
لیکن اس کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا۔ اس نے اپنی حالت کو قسمت کا لکھا ماننے کی بجائے حالات کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سخت ٹریننگ شروع کی، جس کے نتیجے میں ناممکن کو بھی کر دکھایا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں کو حرکت دی، اپنی ٹانگوں میں جان ڈالی اور بالآخر اس کا پورا جسم حرکت کرنے لگا تھا۔ چیلنجز گروتھ مائنڈ سیٹ والوں کو زندگی کا مقصد دیتے ہیں۔ وہ جتنا ناکام ہوتے ہیں، ان میں کوشش کرنے کی طاقت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ ریوز کی طرح وہ ناممکن کو کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بناتا کون ہے؟ کون سے فیکٹر انسان میں گروتھ یا فکسڈ مائنڈ سیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کون یہ طے کرتا ہے کہ یہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے گا یا صرف سطحی زندگی گزارتا رہے گا؟ مائنڈ سیٹ پیدائش سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے گروتھ مائنڈ سیٹ لے کر ہی اس دنیا میں آتے ہیں۔ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، پھلنا پھولنا چاہتے ہیں، لیکن بچوں کی زندگی میں موجود بالغ افراد، جو عام طور پر ان کے والدین ہی ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا بچہ اپنا یہ مائنڈ سیٹ قائم رکھے گا یا فکسڈ مائنڈ سیٹ پکڑ لے گا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو والدین ہی بچوں کے لیے مائنڈ سیٹ کی مثال بنتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے والدین اپنے بچوں کو سیکھنے پر ابھاریں گے، جبکہ فکسڈ مائنڈ سیٹ والے پیرنٹس ہمیشہ اپنے بچوں کو جج کرتے رہتے ہیں کہ ان کا یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ 1 سے 3 سال کی عمر والے بچے اسی حساب سے رویہ اپناتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے بچے روتے ہوئے بچے کی مدد کریں گے اور فکسڈ مائنڈ سیٹ والے بچے اس سے تنگ آ جائیں گے۔ ٹیچرز بھی بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی پرفارمنس ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی، یعنی لائق اسٹوڈنٹ زیادہ نمبر لیتے رہیں گے اور کمزور اسٹوڈنٹس سی اور ڈی گریڈ میں ہی رہیں گے۔ نتیجے میں کمزور اسٹوڈنٹ فکسڈ مائنڈ سیٹ پکڑ لیتے ہیں، لیکن اچھے ٹیچرز ایسی سچویشنز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو میتھ کے مشکل سوال حل کرنے یا انگلش کے مشکل لیسن سمجھنے کے نئے طریقے بتاتے ہیں۔ نتیجے میں کمزور اسٹوڈنٹس بھی گروتھ مائنڈ سیٹ پر آ جاتے ہیں اور ان کی پرفارمنس بہتر ہونے لگتی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ کے لیے ڈمب سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ اپناتے ہوئے کسی کو بھی بیرونی حالات کا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ جسم کے باقی مسلز کی طرح دماغ بھی ایک مسل ہے جس کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم گروتھ مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں تو دماغ کو سکھایا جا سکتا ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ سے ایک پلیٹ گر جائے تو پہلا خیال آپ کے ذہن میں یہی آئے گا کہ آپ کتنے بے وقوف ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اپنے اس ری ایکشن کا پتہ ہے اور وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ اپنا کر خود سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ زبردست موقع ہے کہ ہم ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مدد لیں، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں ان سے بات کریں، اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کنکریٹ پلان بنائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ سے جان چھڑانا اتنا بھی آسان نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو جذباتی طور پر کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہمیں فیلئر سے بچاتا ہے۔ والدین اور پارٹنر کی نظر میں ہمارا اچھا امپریشن قائم رہتا ہے، جس سے ہمارا اعتماد بنا رہتا ہے۔ چونکہ ہم مسلسل اس سے فائدہ لیتے رہتے ہیں، اس لیے اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مائنڈ سیٹ کو پوری طرح چھوڑ دینا بھی ضروری نہیں۔ کچھ شعبوں میں گروتھ مائنڈ سیٹ اپنا لینا بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سپورٹس میں اس کا کچھ نہیں بنے گا تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ دفتر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہو۔ کسی بھی شعبے میں گروتھ مائنڈ سیٹ اپنا کر ہم ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو مسلسل نکھار سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گروتھ مائنڈ سیٹ ہی ہماری کامیابی کی چابی ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ والے لوگ پیدائشی ٹیلنٹ کی سوچ اور ناکامی کے ڈر سے اپنی ترقی کے راستے میں خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے محنت اور سیکھنے پر یقین سے اپنی صلاحیتیں منواتے ہیں۔ اپنے رویوں اور سوچ کا سامنا کر کے کوئی بھی انسان گروتھ مائنڈ سیٹ اپنا سکتا ہے۔